हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और अब हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 10 एंड विच इज व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्टिविटी 1.7। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.7 में आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर रखा है। तो लेट अस डू दिस एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या बता रखा है, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस के बारे में उसने बता रखा है। हाइड्रोलाइसिस एक इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म है। एक जग लिया, ठीक है, एक जग लिया, इसके अंदर 2 ग्रेफाइट रोड लगा रखी थी और कार्बन रोड्स भी हम बोल सकते हैं। क्या लगा रखा था? कार्बन रोड्स, ठीक है। हियर इज कार्बन रोड्स और दीज कार्बन रोड्स, यहां पर उन्होंने स्टॉपर्स का यूज किया हुआ था। अगर आप कभी लैब में गए हो तो आपने ये सब चीजें देखी होंगी। ग्रेफाइट रोड क्या होती है, टेस्ट ट्यूब्स क्या होती हैं, है ना। तो इसमें क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमने हाइड्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्प्लिट अप करना। यानी कि चाहे हम कोई भी सॉल्ट लें या फिर हम वाटर ही लें, सिंपल, अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने क्या करना है, उस कंपाउंड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, उससे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो हो सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। हियर इज वन स्विच और उसके बाद दिस इज अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। और इस बीकर में इन्होंने डाला है वाटर। सबसे पहले, क्योंकि हम वाटर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्प्लिट करते हैं किसी भी कंपाउंड को, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्प्लिट अप करते हैं तो हम बोलते हैं हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, ठीक है। ब्रेक करना किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम ब्रेक करते हैं किसी भी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को, तो हम क्या कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। लेकिन यहां पर एक्टिविटी 1.7 में इन्होंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इसलिए वाटर के जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, दिस इज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर, यानी कि H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, और लाइसिस का मतलब हो गया व्हाट, ब्रेक करना, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इतना तो उन्होंने वाटर को फिल कर रखा था इस एक्टिविटी में, और वाटर फिल करने के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेरी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाल रखा है। क्या डाल रखा है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 उन्होंने इसमें ऐड ऑन कर रखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हो गई। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, 2 टेस्ट ट्यूब जो आपने देखी होंगी, वेरी कॉमन है ना। दोनों टेस्ट ट्यूब को वाटर से फिल किया और वाटर से फिल करने के बाद इन्वर्टेड पोजीशन पर यहां पर लगा दिया। ये लगा दी दोनों टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड पोजीशन में, लाइक दिस, ठीक है। यहां पर लगा दिया। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ऐसे क्या हुआ, बैटरी को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया, क्या हुआ, और उसको कुछ समय के लिए, इस पूरे अपैरेटस को कुछ टाइम के लिए लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। कुछ टाइम के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया और हमने देखा कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमने देखा यहां पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इधर इस वाली टेस्ट ट्यूब में भी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी। और टेस्ट ट्यूब किससे फिल हो रखी थी, वाटर से फिल हो रखी थी। टेस्ट ट्यूब जब पानी से भर रखी थी उसे ही हमने इन्वर्टेड फॉर्म में यहां पर लगाया, तो इस फॉर्म में हमने इसको लगाया, तो यहां पर दोनों साइड जो है वो बबल्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इस रिएक्शन की फॉर्म में इसको समझते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो रिएक्शन में कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। क्या किया इन्होंने, H2O, ठीक है, कैसे स्प्लिट हुआ,
H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब पे तो निकली कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी टेस्ट ट्यूब पे क्या निकली, कौन सी गैस, एक पर तो निकली H2 और एक पर निकली हमारी ऑक्सीजन गैस, इवॉल्व हुई। ठीक है, दोनों ही गैसेस हमारी इवॉल्व हुई। अब अगर हम बैलेंसिंग की बात करें रिएक्शन की, तो आप खुद से देखिए, हियर इज 2 हाइड्रोजन, हियर इज आल्सो 2 हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड हियर। बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, हियर इज 1 ऑक्सीजन एंड हियर इज 2 ऑक्सीजन, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो दिस इज बिकम बैलेंस्ड ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन फिर से अनबैलेंस हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए वी आर यूजिंग 2 हेयर। ठीक है, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो दिस इज होल रिएक्शन। और अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है जो उसने हमसे पूछा था कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज एक्टिविटी डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। यानी कि एक गैस डबल कौन सी थी, एंड वो कौन सी गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस थी जो डबल थी। क्यों थी, क्योंकि बैलेंसिंग करने के बाद हम खुद ही देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इज इन एक्सिस अमाउंट, हाइड्रोजन इज इन डबल अमाउंट। हम बैलेंसिंग करने के बाद ही देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में है, डबल अमाउंट में है। सो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज इन डबल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने का तरीका जानेंगे कि हमें इस आंसर को लिखना कैसे है। जस्ट कुछ नहीं है, ऐसे ही इसी को ही लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, जो हमने अब तक किया है बस उसी को ही हमने लिखना है। ठीक है, हेंस देखिए क्या लिखेंगे, इन एक्टिविटी 1.7 the amount of gas collected in other, because on electrolysis of water molecule, two gases released, H2 and O2, and hence after electrolysis one molecule of oxygen gas, या सिंपल O2 भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस, and 2 molecule of hydrogen gas, 2 molecule of hydrogen gas produced। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है कि दोनों गैसेस में कौन सी गैस हमारे पास हुई, दोनों गैसेस में से कौन सी गैस डबल हुई। बिल्कुल, जो हाइड्रोजन गैस थी वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हुई और ऑक्सीजन हमारी सिंगल हुई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर आई थिंक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेज नंबर 13 के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, एंड विच इज यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि पूछा क्या है। Why does the color of the copper sulfate changes when an iron nail is dipped in it? जब आयरन नेल को, आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या चेंजेस आए। ये रिएक्शन में ऑलरेडी, जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर रही थी प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट हमें इसे आंसर जरूर करना है अच्छे से। तो उसको करके देखते हैं कैसे हुआ रिएक्शन। एक बार फिर से बताते हैं रिएक्शन को। हमें पता है Fe सॉलिड स्टेट में था, CuSO4 सॉल्यूशन, एक्वस में था ये सॉल्यूशन, और इसका अगर मैं कलर कहूं तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका, एक्वस क्योंकि सॉल्यूशन बनाया पहले टेस्ट ट्यूब में, किया क्या इसको देखो, अभी मैं बताती हूँ इसको। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, कॉपर सल्फेट को अगर हम बात करें तो इसका जो कलर होता है वो ब्लू क्रिस्टल होते हैं, बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू विट्रोल। ठीक है,
तो ब्लू कलर के बहुत फाइन क्रिस्टल्स होते हैं, उसको हमने एक्वा स्टेट में लिया, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व करके लिया, और उसके अंदर हमने आयरन नेल को डाल दिया। ठीक है, अगर आप इमेजिनेशन देखें तो एक टेस्ट ट्यूब था और उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, CuSO4 का सॉल्यूशन था, और उसके अंदर हमने एक आयरन नेल को डिप कर दिया। ठीक है, नेल तो देखी होगी, कील तो आपने देखी होगी घर में ना, तो उसको डिप कर दिया। अगर हम बात करें आयरन नेल की तो ग्रेइश ब्लैक इसका कलर होता है, ग्रेइश ब्लैक, एंड आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस साथ में जो है हमारे पास कॉपर सेपरेट आउट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो कॉपर है आयरन सल्फेट का तो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, जो आयरन नेल थी हमारे पास, उसके ऊपर जो कॉपर बच जाता है, लेफ्ट आउट कॉपर है, कॉपर का जो कोट आयरन नेल है उसके ऊपर क्या आता है, कॉपर का कोटिंग आ जाती है, कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, और वो जो कोटिंग है इसी वजह से जो आयरन नेल है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन। किस कलर की हो जाती है वो, ब्राउन कलर की हो जाती है आफ्टर रिएक्शन। और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाता है ब्लू से लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है इसका। ठीक है, क्लियर आई थिंक। सो ये थी हमारी होल रिएक्शन। और एक चीज और, बिफोर मूविंग फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम ऑलरेडी बता चुके कि आयरन जो होता है विच इज मोर पावरफुल देन कॉपर, इसीलिए वो कॉपर को उसके सॉल्ट से इजीली डिस्प्लेस कर लेगा और उसकी प्लेस पर खुद आ जाएगा। ठीक है, ये आयरन सल्फेट की रिएक्शन हो जाती है। क्लियर आई थिंक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसको आंसर करना कैसे। ठीक है, व्हेन iron nail is dipped in copper sulfate CuSO4 solution, then iron displace copper from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिकॉज क्यों हो जाता है ये, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। reactive than copper. So the color of solution will be changed from, किससे चेंज हो जाता है, from blue to light green। और लाइट ग्रीन कलर का बनता क्या है हमारे पास, आयरन सल्फेट FeSO4। तो आप रिएक्शन भी अगर बता देंगे और ये 4 लाइंस लिख देंगे तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, तो दोनों चीजें आप हाईलाइट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कॉपर सल्फेट बना, यहाँ पर कॉपर था, और हमारे पास जो ब्लू कलर था वो किसका था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था, और बाद में आयरन सल्फेट बना और जिसका लाइट ग्रीन कलर था। क्लियर आई थिंक। तो बस यही चीजें हमें एक्सप्लेन कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जस्ट हमें एग्जांपल बताना है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो भी अदर देन दैट विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखे हैं, तो आप वहां से देखकर कर सकते हैं। अदरवाइज डबल डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो खुद से कीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और कहां पर रिडक्शन हुआ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ, ये बताना है। देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, फर्स्ट वन विच इज सोडियम, 4 atoms of sodium in solid state plus O2 in gaseous state gives out 2 Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड उसने हमको दे दिया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन। तो हमें देखना है कि देखो पहले जो था आफ्टर रिएक्शन, आपको पता है रिएक्शन से पहले वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं।
जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को देते हैं, ठीक है। सो जब सोडियम था, सोडियम आफ्टर रिएक्शन उसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और अगर हम डेफिनेशन को रिकॉल करें, रिमाइंड करें, तो हमें पता है कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पर जब उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है तो क्या हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर आई थिंक। सो हम कहेंगे कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और ये इस प्रोसेस को पूरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट को डिस्कस करूं इसके, सो सेकंड पार्ट में देख लेते हैं एक बार ध्यान से। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था, देन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किसके साथ हुआ, हाइड्रोजन गैस के साथ, क्या बना, कॉपर इन सॉलिड स्टेट एंड प्लस H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड बिफोर रिएक्शन उसके पास ऑक्सीजन था ऑलरेडी, एंड आफ्टर रिएक्शन उसके पास वो सिंगल रह गया, उसने अपनी ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, पहली बात तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाने पर रिडक्शन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, ठीक है। अगर हम रिडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस यही फंडा हमको याद रखना है। तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इन दिस केस रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ है, अगर हम लिखेंगे ना इसको बच्चों, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, हम ये नहीं लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, हम बोलेंगे कॉपर इज रिड्यूस्ड। तो बिफोर रिएक्शन इट हैज ऑक्सीजन बट आफ्टर रिएक्शन इट लूजेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ। तो हम इस केस में ये नहीं लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, हम क्या लिखेंगे, कॉपर इज रिड्यूस्ड, कॉपर इज reduced in the reaction. Clear I think. Now next one. Yes. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे पेज वाइज क्वेश्चंस, यानी कि पेज वाइज जो क्वेश्चंस का कॉलम हमें दिया होता था एनसीईआरटी में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे बैक क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1, ठीक है। सो बैक क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज Which of the statements about the reactions are incorrect? इन reactions के लिए कौन सी statement जो है वो incorrect है। तो ये याद रखना कि हमें बताना क्या है, incorrect को सर्च करना है। क्लियर। सो incorrect को सर्च करने के लिए सबसे पहले देखिए, lead is getting, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, एक रिएक्शन दी हुई है, lead oxide when reacted with carbon gives out 2 atoms of lead and then CO2 gases evolve in this reaction। तो ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें हमें बोला है, ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रहे थे, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर डूइंग ऑल सच थिंग्स, सबसे पहले हमें रिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले रिएक्शन को समझते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन से इसकी रिएक्शन हुई सॉलिड स्टेट में, एंड आफ्टर रिएक्शन लेड 2 atom of lead and after reaction क्या मिला हमें, 2 atom of lead plus CO2 gases evolve in the reaction, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से, तो लेड ऑक्साइड से लेड बना, तो यहां पर क्या हुआ आप खुद से बताइए। पहले उसके पास बिफोर रिएक्शन, जब वो रिएक्टेंट फॉर्म में था उसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी था, आफ्टर रिएक्शन इट लूजेज इट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसलिए क्या हो गया, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि लेड इज रिड्यूस, ठीक है। हमने अभी पहली क्वेश्चन में आपको, इससे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हम ये नहीं लिख सकते कि लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड नहीं रिड्यूस हुआ। अगर लेड ऑक्साइड होता तो बाद में भी तो उसके पास ऑक्सीजन होना चाहिए था, है ना। अगर लेड ऑक्साइड को ही कंपेयर कर रहे थे, दोनों साइड हम लेड को कंपेयर कर रहे हैं, तो लेड इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। और अगर बात करें कार्बन की, तो इसके पास बिफोर रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट फॉर्म में जब कार्बन था तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, एंड आफ्टर रिएक्शन इट हैज ऑक्सीजन, उसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर। एंड हम क्या बोलेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या बोलेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। तो अब रीड करते हैं ध्यान से, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है।
कि क्या लेड रिड्यूस हुआ है? हाँ बिल्कुल, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हुआ है। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, CO2 कैसे ऑक्सीडाइज होगा? उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, CO2 तो बना भी हमारा बाद में है, तो उसे तो हम कह ही नहीं सकते कि वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये एक गलत बात बता रखी है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल, पहले कार्बन था एंड आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया? CO2 बन गया। बिल्कुल बोल सकते कि कार्बन जो है पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था एंड आफ्टर रिएक्शन उसके पास ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ठीक है। सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तो अब ये बताते हैं लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। देखो लेड ऑक्साइड अगर होता, अगर हम दोनों साइड लेड ऑक्साइड को लेके चले तो रिएक्शन मान ही नहीं सकते ना। इसका मतलब क्या है? लेड ऑक्साइड का मतलब आफ्टर रिएक्शन भी तो लेड ऑक्साइड होगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे लेड ऑक्साइड को। लेड ऑक्साइड को नहीं लेकर चल सकते। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हुआ है, ना कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, हमने पहले भी बताया हम लेड ऑक्सीजन को नहीं साथ में लेके चलेंगे, हम स्पेसिफिक मेटल की बात करेंगे, जो भी मेटल वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बता रहे, ये बिल्कुल गलत बात है कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड इज रिड्यूस्ड। फाइन। सो अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या आता है? A and C इज करेक्ट। सो A and C किसमें है? सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, तो दिस आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, हमारे अनुसार ये आंसर जो है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना, वैसे भी अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना वो ऑप्शनल दे रखे हैं बहुत सारे, यानी कि MCQ दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। देखो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हुई और Al2O3 बना और आयरन बना। क्या ये रिएक्शन सही लिखी है? पहले तो हमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी बताते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम, ये होती है सीरीज। ठीक है, सो अब ये पहली बात तो देखिए, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और आयरन की, हाँ एल्यूमिनियम और आयरन की, तो एल्यूमिनियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में अबव लाई करता है एज कंपेयर टू आयरन। आयरन से ऊपर है, इसीलिए मोर रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होने की वजह से इट कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से उसको इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल सही हुई है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और आयरन बना। ठीक है, अब बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी चीज का ये एग्जाम्पल है? देखो अगर एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट, ये एल्यूमिनियम क्या है? एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट का प्लेस को डिस्प्लेस कर देता है, तो दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट और जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये सेम रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो अगर सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेस करता है पोजीशन, एल्यूमिनियम इज अ सिंगल एलिमेंट एंड इट कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट सॉल्ट, उसके सॉल्ट से, तो दिस इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट और जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर इस केस में ये भी एक कंपाउंड होता बड़ा सा और ये भी एक कंपाउंड होता और ये दोनों एक्सचेंज करते अपने एलिमेंट्स को आफ्टर रिएक्शन, देन दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती। लेकिन इस केस में कौन सी रिएक्शन है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां पर दे रखा है हमें? बिल्कुल डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। ना ये कॉम्बिनेशन है, ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ना ये डिकम्पोजिशन है, ना ये सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर आई थिंक? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। यानी कि हम आयरन फिलिंग में, यानी कि आयरन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, आयरन के साथ रिएक्शन हो रही है किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पहली बात तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हाइड्रोजन जो आता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है आयरन। ठीक है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसी वजह से वो उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस इजीली कर देगा एंड रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, और रिएक्शन में क्या बनेगा? FeCl2। ठीक है, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये देखो ये रिएक्शन कैसे बनी, जब हमने, आपको पता है आयरन की दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, Fe+2 और Fe3+3। ठीक है,
+3 को बोलते हैं फेरिक और +2 को बोलते हैं फेरस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरस है ना, फेरस का +2 और क्लोरीन पे आता है -1 चार्ज, क्लोज मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बिकन FeCl2 बन गया। साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो गई, ठीक है। उसमें हम एरो भी मेंशन कर देते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अब ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला है H2 गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस निकली है और आयरन क्लोराइड बना है। फिर बोला है कि क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है रिएक्शन में। नो रिएक्शन टेक प्लेस। अगर इस केस में ना अगर हाइड्रोजन बाहर होता और आयरन क्लोराइड होता तो रिएक्शन ना होती, लेकिन अगर हम बात करें इस रिएक्शन में तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो उसके सॉल्ट से मोर पावरफुल है, इसीलिए उसको उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर लेगा, तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ठीक है। सेकेंड में बोला डी में आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि क्या आयरन का सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। उसमें सिर्फ जस्ट एक डेफिनेशन बतानी हमें कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज की फॉर्म में ही हमने आंसर को करना है। अ बैलेंस chemical equation is one in which the number of atoms, number of different atoms जो पार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, different atom, the number of different atom present in both reactant and product sides are equal। अगर हम जनरल लैंग्वेज में इसको पढ़ें तो क्या होता है कि different atoms that taking part in the chemical reaction should be equal, their numbers should be equal in reactant side as well as in the product side, ठीक है। तो जितने भी एटम ने रिएक्शन को बनाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो, इक्वल अमाउंट में हो। जितने एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में है उतने ही एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए। जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड एंड हर रिएक्शन का रूल होता है कि हर रिएक्शन को ओबे करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही बोलता है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द एटम दैट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। तो दोनों का इक्वल होना चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। तो वही हमें फॉलो करना होता है, इसीलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ये था सेकेंड पार्ट का आंसर। व्हाई शुड रिएक्शन और इक्वेशन बी बैलेंस? क्यों बैलेंस किया जाता है? बिकॉज एवरी रिएक्शन should follow, every reaction should follow law of conservation of mass, ठीक है, and which tells that the number of atom, element taking part in a chemical reaction should be equal in both reactant and product side, ठीक है। देखो
इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। पहले तो आप डेफिनेशन बताएंगे किसकी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताएंगे कि हर एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। और उसके बाद हम उसका रीजन देंगे कि हमें हर रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर रिएक्शन को मस्ट फॉलो किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। कि हर रिएक्शन को किसे फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना चाहिए। और उसी को हमने स्टेटमेंट दे दिया है दैट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट रिएक्शन शुड बी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो क्लियर आई थिंक। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन 4 और आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, students.